हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्लास में। दोस्तों, हमारी ये इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स की बात चल रही है। इससे पहले हमने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में हमने पढ़ चुका है। हमने इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स में हमने सक्सेसर स्टेट्स के बारे में देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। हमने देखा हैदराबाद के बारे में, हमने देखा हैदराबाद में हमने देखा चीन कुलीच खान, जिसे हम निजाम उल मुल्क असफ जाह वन भी बोलते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से चीन कुलीच खान का बेटा नासिर जंग है और उसका पोता मुजफ्फर जंग है, और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में ही लड़ाई चलती रहती है, जिसका फायदा फ्रांसीसी उठाते हैं, डुप्लेक्स उठाता है। उसके बाद हमने देखा बंगाल के बारे में। बंगाल में हमने देखा मुर्शिद कुली खान के बारे में, हमने देखा सुजाउद्दीन के बारे में, और हमने देखा अलीवर्दी खान के बारे में, और लास्ट में हमने देखा सिराजुद्दौला के बारे में। और उसके बाद हमने देखा अवध के बारे में। अवध में हमने देखा सादत खान और सफदर जंग के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे इतना सब हम देख चुके हैं। सक्सेसर स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ चुका है। और अब हम देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे मैसूर के बारे में, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंडर में आता है। तो दोस्तों, हैदराबाद के पास में ये जो मैसूर है, यहाँ का राजा था कृष्ण, चिक्का कृष्ण राजा। इसका राजा होता है चिक्का कृष्णा। तो दोस्तों, हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैसूर में जो नेक्स्ट टू हैदराबाद, ये मैसूर जहाँ साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि हैदराबाद के पास में है। तो मैसूर का जो राजा है उस समय दोस्तों चिक्का कृष्णा राज। जैसा कि हम मुगल डायनेस्टी में देखते हैं कि वहाँ के जो मंत्री थे, वहाँ के जो नोबल्स थे, जैसे कि हम सैयद ब्रदर्स के बारे में हमने देखा था जुल्फिकार खान के बारे में, कि राजा तो बस मुगल एम्पायर रहता था, बट जो राज चलाते थे वो ये मंत्री चलाते थे। उसी तरीके से चिक्का कृष्णा राज बस नाम का राजा था, ही वाज ए मेयर पपेट किंग, और जो मंत्री थे वो थे नंजाराज और देवराज। तो सारी जो पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सारा कुछ नंजाराज और देवराज के अंडर में थी। तो मैसूर पूरी तरीके से इनके अंडर में था। और एट दैट टाइम मैसूर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड था। मैसूर में ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, कुछ भी नहीं था। मैसूर वाज अ वेरी पुअर स्टेट, कह सकते हैं ऐसा। तो इसके बाद जो उदय होता है, जो टाइम आता है मैसूर के प्रॉस्पेरिटी का, वो टाइम आता है दोस्तों हैदर अली के टाइम से। हैदर अली एक बहुत ही छोटे से परिवार से उठा हुआ बंदा था, और ये सेना ज्वाइन किया था, और बहुत ही छोटे पोजीशन पे था सेना में। और अपने इंटेलेक्चुअल पावर, अपनी एनर्जी, अपने डेयरिंग, अपने डिटर्मिनेशन, अपने बहादुरी और अपने डिप्लोमेसी के दम पे, इसकी ये खुद से बनाया हुआ इंसान था। इसने अपनी इतनी मेहनत करी कि वो धीरे धीरे सेना के ऊपर पोजीशन पे चला गया, और एक दिन वो सेना के सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंचता है। हालांकि ये पढ़ा लिखा नहीं था, ही वाज ए अनएजुकेटेड पर्सन, बट कहा गया है ना कि अगर आपके अंदर विल पावर हो, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत हो, अगर आप चाहते हो कि हम कुछ करें, तो कोई भी चीज बाधा नहीं बनती है। जो इसका अनपढ़ होना, वो बाधा नहीं बना, और ये धीरे धीरे मिलिट्री के सबसे ऊंचे पोजीशन पे जाता है। और एक दिन आकर के वो जो नंजाराज और देवराज था, उसे वो पूरी तरीके से हटा देता है। हालांकि हैदर अली, और आप देखोगे कि मैसूर में हैदर अली आता है और टीपू सुल्तान आता है। दोनों जो है, जो मिलिट्री पावर है, जो खास करके जो वेस्टर्न मिलिट्री पावर है, आपको पता है कि उस टाइम पे हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि उस टाइम पे जो इंडियन टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरह से स्टेगनेंट हो चुकी थी, क्योंकि मुगल एम्पायर भी पूरी तरह से डिक्लाइन ही कर रहा था, एक अच्छा राजा कोई था नहीं। तो जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरह से स्टेगनेंट हो चुकी थी। तो जो और उसी समय में इंडिया के रिस्पेक्ट में जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी वो काफी डेवलप हो चुकी थी, और टेक्नोलॉजी अच्छी थी। इसका मतलब कि वहाँ के जो सैनिक थे उनके पास बंदूकें अच्छी थी, मिलिट्री की जो चीजें होती है वो अच्छी थी, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी उनके ट्रूप्स को, जिसके कारण हमारे हम संख्या में ज्यादा होने के बावजूद अंग्रेज हम पे भारी पड़ते थे। तो ये चीज जो थी हैदर अली ने जाना, और उसने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग को अपने ट्रूप्स के अंदर रिकॉग्नाइज किया और उसको एप्लीकेशन करवाया। और इसके साथ ही 1755 में अगर हम देखते हैं तो डिंडीगुल में इसने एक मॉडर्न आर्सेनल ये स्टार्ट करता है। आर्सेनल मींस की वो लाइक एज इट वाज ए स्टोर, वहां पे किया जाता था कि भाई सेना के काम में अगर बंदूक आ रही है, तोपे आ रही है, बारूद आ रही है, ये सब चीजों को वहां पे स्टोर करता था। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो नंजाराज और देवराज होता है उसको पूरी तरह से हटा देता है, और जो उस समय में जो रिवेलियस पॉलीगर्स थे या जमींदार थे उसको खत्म करके, उनको दबा के जो
बिदनूर होता है, सुंडा, सेरा, कनारा, मालाबार, इन सारे जगहों पे ये अपना आधिपत्य बनाता है और मैसूर को जो छोटे छोटे भागों में डिवाइड था उसको एकीकृत करता है, यूनिफाइड करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये हालांकि ये इलिटरेट था, बट ये इलिटरेट होने के बावजूद भी ही वॉज ए वेरी वेरी एक्सेलेंट और इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी युद्ध नीति अच्छी थी, उसकी पॉलिटिकल जो नीतियां थी, राजनीति थी, उनकी अच्छी थी। ही वॉज ए ग्रेट डिप्लोमेट, ठीक है। और साथ ही साथ आप जानते हो कि जितने भी ये राजा हुए, हमने देखा था अवध में, हैदराबाद में, बंगाल में, कि जो भी राजा हो रहे थे, एज ए गवर्नर हो रहे थे, इन्होंने कभी भी रिलीजन पे ध्यान नहीं दिया। वो रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अपनाते थे इसका, और उन्होंने कभी भी दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, और जिसके कारण ये हुआ कि जो हिंदू थे वो भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे जा रहे थे, ठीक है। और हैदर अली की मृत्यु होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वार में। हम अच्छे से देखेंगे एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो कर्नाटक वार, एंग्लो मराठा वार, हम सब कुछ कवर करेंगे। बट ये जो लेक्चर है बस ये एक बेस की तरह है, ठीक है। तो 1782 में इसकी मृत्यु होती है और उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि इसने कभी, कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि इन्होंने मंदिर तोड़े, कुछ बोलते हैं कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया, मींस कि ही वाज ए मैन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, जो एनसीईआरटी में वही देखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ही वाज लाइक ए इनोवेटर, मींस कि उसे नए कैलेंडर उसने इंट्रोड्यूस करवाए, उसने न्यू सिस्टम ऑफ क्वाइनेज, सिक्के, नए सिक्के बनवाए, और न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इसने स्टार्ट करवाए। उसके पास जो लाइब्रेरीज देखा जाता है उसमें बहुत सारे बुक्स थे, चाहे वो रिलीजियस से मैटर हो, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, मैथमेटिक्स, संस्कृत, एवरीथिंग, मीन्स की वही है ना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो इसमें जो लाइब्रेरी था, जो बुक्स थे, उसके अंदर इसकी काफी इंटरेस्ट रहती थी। तो दोस्तों अगर देखा जाए, और जो टीपू सुल्तान था उसका खास इंटरेस्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी थे इसके प्रति, उसके टुवर्ड्स द फ्रांसीसी इसका एक अलग ही अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन बोलो या फिर ये आप ये बोल सकते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी अंग्रेज, उसके अगेंस्ट में ये फ्रांसीसी को साथ लेके चलना चाहते थे कि हमें अंग्रेजों से लड़ने में हेल्प मिले, और साथ ही साथ जो मैसूर स्टेट था उसे हेल्प मिले इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री टर्म्स में, जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती हैं, मिलिट्री जो बंदूक थे, जो तोप थे, जो एडवांस टेक्नोलॉजी थे, वो मैसूर को मिल पाए फ्रॉम द फ्रांसीसी। और ही वॉज ए मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब, एंड उसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था, ठीक है। और एक खास बात क्या थी कि हमने देखा है कि जो राजा थे उस टाइम के वो जागीर देते थे बस, बट इसने ना जागीर देने से मना कर दिया, मींस की जागीर कम देने की कोशिश करी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो स्टेट की जो जमीन थी वो बढ़ती गई और स्टेट का जो इनकम है वो बढ़ते गया। ऑब्वियसली पैसा रहेगा तब तो मिलिट्री आगे बढ़ेगी ना। और दूसरा उसके बाद क्या है कि इसका जो टैक्सेशन सिस्टम था, अदर राजा जो थे 1/4 लगा रहे थे, बट ये 1/3 लगा रहा था। बट एट द सेम टाइम जो भी इलीगल केसेस था वो पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया कि भाई आप किसी भी किसान से ज्यादा नहीं वसूलोगे, जिसके कारण, और किसान को रिवार्ड्स दिए जाते थे, ठीक है, जिसके कारण जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, उनका डेवलपमेंट हुआ, वो प्रोस्पेरस हुए, और जो वहां का जो एग्रीकल्चर था मैसूर रीजन का वो काफी डेवलप हो रहा था ड्यूरिंग द रीन ऑफ टीपू सुल्तान। और उस समय कहा जाता है कि 1791 में जो मराठा घुड़सवार थे उन्होंने जो गॉडेस शारदा की मूर्ति थी उसे तुड़वा दिया था, तो टीपू सुल्तान ने वहां पे पैसे दिए थे, ही गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेजेस ऑफ गॉडेस शारदा। ओके, ये सब चीजें थी। साथ ही साथ अगर हम मिलिट्री के बारे में देखेंगे, टीपू सुल्तान की जो सोच थी, मैंने आपको बताया कि ये वेस्टर्न मिलिट्री और मॉडर्न नेवी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, तो इन्होंने एक एफर्ट बनाया कि हमें मॉडर्न नेवी की स्थापना की जाए, ठीक है। तो मॉडर्न नेवी इन्होंने, और मींस कि इनका करना क्या था कि इनकी सोच ये थी भाई कि हमें मिलिट्री स्ट्रांग बनानी है। मिलिट्री स्ट्रांग बनाने के लिए सैनिकों को पैसा चाहिए, ठीक, सैनिकों को अच्छे आर्म्स चाहिए, सैनिकों को पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा ट्रेड से। तो दैट्स व्हाई फॉर द ट्रेड इन्होंने सोचा कि जिस तरीके से अंग्रेज, फ्रांस, पोर्टुगीज, डच ये इंडिया में आकर ट्रेड कर रहे थे, क्यों ना हम बाहर जाके ट्रेड करें
जिसके लिए इन्होंने अपने एम्बेसीज भेजे अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि फ्रांस, टर्की, ईरान, म्यांमार, और इन्होंने कोशिश ये भी करी कि रसिया और अरब के साथ भी एक ट्रेड सेटलमेंट की जाए। और इनकी सोच बहुत अच्छी थी। इनकी सोच ये थी कि भाई बेटर टू लिव ए डे एज ए लायन देन ए लाइफ टाइम एज ए शीप, मीन्स कि एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो, भेड़ की तरह जीने से कोई मतलब नहीं है। जिंदगी भर भेड़ की तरफ जिए रहोगे कोई मतलब नहीं है। एक दिन जियो, गौरव के साथ जियो और शेर की तरह जियो, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु होती है उसके बाद जो गवर्नर जनरल है सर जॉन सोर, 1793 से 1798 जो गवर्नर जनरल रहते, इन्होंने कहा मैसूर के बारे में कि द पीसेंट्री ऑफ हिज डोमिनियंस आर प्रोटेक्टेड एंड देयर लेबर इनकरेज्ड एंड रिवार्डेड, मींस कि उसके टाइम में जो पीसेंट्री थे, जो किसानी थी, वो काफी किसानों को इन्होंने प्रोटेक्ट किया और जो लेबर थे उनको रिवार्ड दिए गए, इनकरेज किया गया। और ये भी कहा जाता है, किसी ने ये भी लिखा है कि वेल कल्टिवेटेड पॉपुलस विद इंडस्ट्रियस इनहेबिटेंट्स, सिटीज न्यूली फाउंडेड एंड कॉमर्स एक्सटेंडिंग। ऑब्वियसली इसी बात है कि यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड की बात की जाए वहां पे सिटी, अच्छे अच्छे सिटीज बनाए जाएंगे, वहां पे कॉमर्स बहुत ही फ्लरिश करेगा। और साथ ही साथ इन्होंने मीन्स कि इन्होंने एग्रीकल्चर को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ ही साथ इन्होंने ट्रेड को बढ़ाया, साथ ही साथ इन्होंने मिलिट्री को स्ट्रेंथ किया। तो जो नंजा राज के टाइम में, ठीक है, जो मैसूर बहुत ही वीक हुआ करता था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम में जो इतना बड़ा जो टाइम लाइन था, हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो इतना लंबा शासनकाल था, इस शासनकाल में मैसूर एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभरता है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री। तो दोस्तों आज हमने देखा मैसूर के बारे में, आज हमने देखा हैदर अली के बारे में, आज हमने देखा टीपू सुल्तान के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।